Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center. So इस वीडियो में हम वर्क एजुकेशन का वन शॉट मैराथन करने वाले हैं. इट मीन्स अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देख के ना सिर्फ पास बट अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है आपके वर्क एजुकेशन के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए. ओके, इसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, एंड आने वाली वीडियोस में आपको PYQ मिल जाएगा प्लस आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे. तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सो आवर फर्स्ट लेसन इज कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन. सबसे पहले वर्क एजुकेशन क्या होती है? सो सिंपल वर्ड्स में देखें तो वर्क एजुकेशन कोई भी ऐसी एजुकेशन है या फिर कोई स्किल की एजुकेशन है जिससे एक बच्चा कुछ अर्न कर सकता है, जिसमें बच्चा अपनी बॉडी एंड माइंड का यूज़ कर रहा है और उस स्किल को यूज़ करके बच्चा कुछ कमा रहा है, अर्न कर रहा है. तो यहाँ पर देखें अगर तो वर्क एजुकेशन कॉम्प्राइज है दो वर्ड का, वर्क एंड एजुकेशन. महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा है कि आई नेवर अप्रिशिएटेड लिटरेसी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेसी? लिटरेसी का मतलब होता है अ पर्सन knows how to read and write. So my experience has provided that only literacy cannot enhance the personality of a person. महात्मा गांधी says कि उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी है वो एक पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर सकती है, इन्हांस नहीं कर सकती है. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एजुकेशन को वर्क के साथ जोड़ना. इन महात्मा गांधी's opinion, children should be taught about the dignity of labor. He believed that true education of mind can be possible by the proper use of different parts of body. ठीक है, तो आज की एजुकेशन इज जस्ट रिलेटेड टू द माइंड, ब्रेन, बट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी हर एक बॉडी पार्ट्स का यूज़ होना चाहिए और एजुकेशन जो है वो रिलेटेड है वर्क से. तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ होना चाहिए जैसे कि हैंड, फुट, ईयर, आई एंड नोज. In other words, intellectual use of sense provide the best and shortest way for the development of child's intelligence. तो इनमें से आप कोई भी डेफिनेशन वर्क की लर्न कर सकते हैं, वर्क एजुकेशन की. ओके, तो वर्क एजुकेशन हमने देख लिया है. थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करते हैं. वर्क एजुकेशन जो होता है वो कोऑर्डिनेशन होता है हैंड एंड ब्रेन का. सोशली यूजफुल होता है. फिजिकल लेबर इज इनहेरेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटी. ये एसेंशियल और सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है लर्निंग प्रोसेसेस में. ये विजिबल है इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल सर्विसेज एंड प्रोडक्टिव वर्क फॉर कम्युनिटी. ये एसोसिएट है एज एन एसेंशियल फैक्टर विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन मल्टी लेवल एजुकेशन सिस्टम. ये बेस्ड होता है ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. बच्चा जो है वो करके सीखता है वर्क एजुकेशन में. इनहेरेंट एक्टिविटीज़ इन वर्क एजुकेशन. स्किल्स की डेवलपमेंट होती है जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. इनवाइट्स पार्टनरशिप ऑफ टीचर्स टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट. ये बेस्ड होता है ऑन नीड्स, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स. ये डेवलप करता है एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स उनके स्टेज ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग. हेल्प करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. डेवलप और इन्हांस करता है प्रोफेशनल रेडीनेस एंड एफिशिएंसी को. अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर इंट्रैक्शन विद डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स. ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपीरियंसिंग कंडीशंस रिलेटेड टू द कम्युनिटी सर्विस एंड इट इंट्रोड्यूसेस टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, जहाँ पर लोग जो है वो काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या स्किल्स वो यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, फैक्टर्स एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ वर्क एजुकेशन. ब्रॉड माइंडेडनेस होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ लेबर और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए कम्युनिटी और स्कूल के बीच में, फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन होनी चाहिए और इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एटीट्यूड होना चाहिए. सो अगर रविंद्रनाथ के शब्दों में देखें तो एजुकेशन जो है वो कभी भी फिजिकल लेबर से सेपरेट नहीं हो सकता. हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए किसी ना किसी प्रोग्राम ऑफ सर्विस में टू द मैनकाइंड बाय कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर ऑफ हिज पर्टिकुलर कम्युनिटी. वर्क जो है वो मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का क्योंकि एक्सपीरियंसेस आर द विंडोज ऑफ आवर ब्रेन. ओके, अब क्यों ज़रूरत होती है वर्क एजुकेशन की? नीड देखते हैं वर्क एजुकेशन की. सो organizing exhibition and rallies. Work education relieves students from training of academic load. So work education जो होता है वो बच्चे को academic लोड से दूर रखता है क्योंकि बच्चे में अलग अलग सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होती है वर्क एजुकेशन के थ्रू.
बच्चा सेल्फ एजुकेशन कर पाता है, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है, बच्चा बुकिश नॉलेज से हटके कुछ सीख पाता है, सेल्फ डिपेंडेंस हो पाता है। जैसे कि हमने देखा कि स्किल जब बच्चा कुछ सीखेगा तो बच्चा उस चीज़ से कुछ कमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने पेंटिंग करना सीखा, ही और शी कैन सेल दैट पेंटिंग एंड दे कैन अर्न फ्रॉम दैट, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दे कैन अर्न वाइल लर्न, ओके, वाइल लर्निंग दे कैन अर्न। वर्क एजुकेशन डेवलप करता है गुड हैबिट्स, बच्चे में डेवलपमेंट ऑफ स्किल होती है, बच्चे में टैलेंट आता है, अलग अलग स्किल डेवलप होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। गैप ये रिड्यूस करता है बिटवीन इंटेलिजेंसिया एंड लेबर क्लास, adopting useful hobbies, creating work awareness and keeping productivity। ओके, तो ये जो है वर्क एजुकेशन के नीड्स होते हैं, इसकी वजह से वर्क एजुकेशन इतना ज़्यादा यूजफुलनेस है, डेवलप करता है, ये प्रोडक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, ये इंटीग्रल पार्ट होता है एजुकेशन का। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव। सो इंपॉर्टेंस की बात करें तो वर्क एजुकेशन सोशल चेंज लेके आता है सोसाइटी में, ओके, ये साइकोलॉजिकल डिजायरेबल होता है। वर्क एजुकेशन सोशली यूजफुल होता है, एजुकेशनली यूजफुल भी होता है, ये बच्चे को मोर कॉम्पिटेंट बनाता है, बच्चे के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चूजिंग एजुकेशन, ये प्रोवाइड करता है नॉलेज ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स टू द स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ओके, ये हेल्प करता है बच्चे को सोशल क्वालिटीज़ डेवलप करने में, जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर, है ना, डिग्निटी ऑफ लेबर। तो बच्चे के अंदर अलग अलग सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होती है, ये इम्प्रूव करता है इकोनॉमिक कंडीशन को, एज बच्चा जो है वो कुछ अर्न कर पाएगा। जब किसी पर्सन को वर्क एजुकेशन की नॉलेज होगी, जब किसी पर्सन में किसी भी टाइप की कोई भी स्किल होगी, तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कुछ ना कुछ अर्न कर सकता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स फॉर वेरियस वोकेशंस सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट स्किल्स। देन द स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग, बच्चा जो है वो करके सीखेगा, बच्चा जो है 3H का यूज़ कर पाएगा, जैसे कि हेड, फर्स्ट वन इज हेड, जिससे बच्चा सोचेगा, प्लान करेगा, एक्ट करेगा। सेकेंड वन इज हार्ट, जिससे बच्चा इफेक्टिव डोमेन जो है बच्चे की डेवलपमेंट होगी, बच्चा कुछ सोच पाएगा, फील कर पाएगा। थर्ड हैंड्स, जिससे बच्चा काम करेगा। देन इट इनकलकेट सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, डेवलपिंग कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, कंट्रीब्यूट होगा टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी, और अलग अलग डिफरेंट स्किल्स जो है वो डेवलप होंगे। ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी बच्चे की। वर्क एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बच्चे को। इट नर्चर्स एबिलिटी टू अप्रिशिएट द फीलिंग्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लोकल एंड नेशनल कल्चरल लेगेसी, और ये हेल्प करेगा इनिशिएटिंग फीलिंग्स ऑफ लीडरशिप, बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप स्किल जो है वो डेवलप होगी। नेसेसरी लाइफ स्किल डेवलप होगी और इस्टेब्लिश करेगी रिलेशनशिप ऑफ वर्क विद एजुकेशन। नाउ 1.2 इज मैनुअल वर्क। तो मैनुअल वर्क का मतलब होता है जिसमें आप अपने हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो जिस भी काम में आप अपने हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मैनुअल वर्क, वो कहलाता है मैनुअल वर्क। आगे देखिए, नीड, इंपॉर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। सो फिजिकल लेबर जो है वो सिग्निफिकेंट होती है फॉर ह्यूमन लाइफ। फॉर सम पीपल इट इज़ मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, वेरीज फॉर अदर इट इज़ अ मीडियम ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मैनुअल वर्क एज अ सोर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो मैनुअल वर्क जो है वो अलग अलग तरह से हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑल्सो हेल्प्स इन मीनिंगफुल नॉलेज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, है ना, मे टेक प्राइड इन मैनुअल वर्क डन विद हार्ड वर्क। अलग अलग लर्न जो हम स्किल्स होते हैं वो लर्न कर पाते हैं, इंटेलिजेंटली हम अलग अलग स्किल को सीख पाते हैं और लर्न कर पाते हैं बाय डूइंग। So manual work should be used as a source of growth and development of children and also may help to some extent as I mentioned above problems. Okay, तो manual work बहुत ही ज़्यादा important होता है। Now linking manual work with vocational readiness concept, need and its relation with work education. तो हम मैनुअल वर्क को वोकेशनल रेडीनेस के साथ जो है जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैनुअल वर्क और लाइवलीहुड जो है वो क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू डिफाइन लाइवलीहुड बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप। तो एक ब्लैकस्मिथ है, एक ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आर्टिसन है, वो मेक ब्यूटीफुल एंड यूजफुल थिंग्स आउट ऑफ बैम्बू और उसको सेल करता है ना। उससे क्या हो रहा है, वो कुछ ना कुछ कमा रहा है।
तो एनी फॉर्म ऑफ मैनुअल वर्क विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी वो रिलेटेड होता है लाइवलीहुड से, दैट इज मे बी वोकेशन और ऑक्यूपेशन. सो दिस मैनुअल वर्क इज नॉट ओनली हैज फाइनेंशियल वैल्यू बट ऑल्सो हैव सोशल वैल्यू. ओके, तो यही हमारा होता है मैनुअल वर्क जिसमें हम कुछ ना कुछ कमा पाएंगे. ओके, सॉल्यूशन में देखें तो वर्क एजुकेशन हैज एजुकेशनल इंपॉर्टेंस इन द एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन हु माइट बिलोंग टू एनी सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड. ओके, सो वर्क एजुकेशन हेल्प करती है बच्चे को टू बी इन वोकेशनल रेडीनेस टू सेलेक्ट देयर चॉइस ऑफ वोकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, है ना. फिजिकल और प्रोडक्टिव वर्क हो पाता है, वर्क रिलेटेड टू प्रोडक्शन इन रियल लाइफ सिचुएशन. कनेक्टिविटी की वजह से बच्चा जो है वो समझ पाता है एम ऑफ नॉलेज, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज इन वर्क एजुकेशन. वर्क एजुकेशन रिलीव करती है बच्चे को फ्रॉम ट्रेनिंग ऑफ अकेडमिक लोड. वर्क एजुकेशन साइकोलॉजिकल और सोशल बेस होती है. मोर बुकिश नॉलेज जो है वो डिसइंटरेस्ट जो है बच्चे का पैदा कर देती है टुवर्ड्स एजुकेशन. बट यहाँ पर बच्चा करता है, उसका जो डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स होती है, पर्सनालिटी डेवलप होती है और बच्चा मोटिवेट होता है कुछ भी करने के लिए और डिसिप्लिन आता है बच्चे की लाइफ में. नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज वर्क एजुकेशन हिस्ट्री एंड स्कोप. तो वर्क एजुकेशन की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा जो इंडियन एजुकेशन है मे बी ट्रेस्ड फ्रॉम द ओल्ड वैदिक कल्चर. सो एंशिएंट इंडिया में जब बच्चे आश्रम में रहते थे उनके टीचर्स के साथ, तो उन्हें हर तरीके का मैनुअल वर्क करना पड़ता था फॉर लिविंग एंड लर्निंग. तो एजुकेशन जो थी वो रिलेटेड थी टू देयर लाइफ, उनकी लाइफ से, है ना. तो जब वो आश्रम में रहते थे, जब बच्चे जो है अपने टीचर्स के साथ, गुरु के साथ आश्रम में रहते थे, तो उन्हें हर तरीके का काम करना पड़ता था. तो लेबर और एजुकेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, उनको हर एक चीज़ खुद करनी पड़ती थी और वो हर एक चीज़ को सीखते थे. बट इट वॉज ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, लेकिन ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे एजुकेशन जो है वो बुकिश होने लग गई. हार्डली कोई प्रोविज़न बना था फॉर प्रोडक्टिव वर्क इन जनरल एजुकेशन सिस्टम. जनरल एजुकेशन जो थी वो अपर क्लासेस में अवेलेबल थी और जो एक गैप था इंटेलेक्चुअल और मैनुअल वर्क का वो यहाँ पर बढ़ गया था. फॉर एग्जाम्पल कि एजुकेशन जो आपका माइंड वाला वर्क है, इंटेलेक्चुअल वर्क है, वो अपर क्लासेस के लोग करेंगे और यही जो आपका लेबर वाला वर्क है, आपने देखा है ना, लेबर वाला काम जो है वो लोअर कास्टेस के लोगों के लिए रखा होता है, तो लोअर क्लास के लोगों के लिए रखा होता है. तो ये वाला डिफरेंस जो है ये ब्रिटिश पीरियड में ही आपका बड़ा है मेनली. ओके, बट अब धीरे धीरे जो है वो डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है. सो द फॉलोइंग इज एन अकाउंट ऑफ द एफर्ट्स मेड टू ब्रिंग अबाउट अ क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड वर्क सिंस 1854, जब फर्स्ट सेट ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो सब्जेक्ट हुआ इन वुड्स डिस्पैच. सो इट वॉज इन 1854 जब अटेंशन गई है गवर्नमेंट की टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल एजुकेशन बाय द वुड्स डिस्पैच. तो ये बोला गया है कि हमारी अटेंशन जो है वो जानी चाहिए वर्क एजुकेशन के तरफ भी. ओके, सो बेसिक एजुकेशन क्या होता है? तो बेसिक एजुकेशन यही होता है जिसमें हम बच्चों को बेसिक एक्टिविटीज से, बेसिक स्किल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एजुकेशन का मतलब होता है ऑलराउंड ग्रोइंग बेस्ट इन द चाइल्ड. तो लिटरेसी और एजुकेशन के बीच उन्होंने फ़र्क बताया है. लिटरेसी में बच्चा, एक इंसान जो है सिर्फ वो पढ़ पाता है, बट वहीं दूसरी तरफ जो है आपका एजुकेशन में एक अलग अलग स्किल्स बच्चे में होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव देखिए बेसिक एजुकेशन की, तो ये हेल्प करती है बच्चे को इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोमोटर एबिलिटी थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ टूल्स. विजुअल डिस्क्रिमिनेशन डेवलप होता है ना, थ्रू लाइफ एक्टिविटी रादर देन थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स. प्रोडक्ट ऑफ मैनुअल वर्क, हार्मोनियस ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होती है बच्चे की. बाय एंड वेयर फोर ऑफ एवरी प्रोसेस इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ मटीरियल्स विद द टूल. ओके, आगे देखिए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी ऑन बेसिक क्राफ्ट और बेसिक एजुकेशन, उन्होंने ये आपका करिकुलम जो है वो डेवलप करा है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्राफ्ट होना चाहिए, ये सब्जेक्ट होने चाहिए और इतना टाइम जो है वो अलॉट इन्होंने करा है. क्राफ्ट को 3 आवर 20 मिनट्स दिए हैं, म्यूजिक आर्ट एंड मैथमेटिक्स को 40 मिनट्स, मदर टंग को 40 मिनट्स, सोशल स्टडीज़ एंड जनरल साइंस को 30 मिनट्स, फिजिकल एजुकेशन को 10 मिनट्स एंड इंटरवल आपका 10 मिनट्स का. सो इन टोटल इन्होंने स्कूल आवर्स 5 आवर 30 मिनट्स का यहाँ पर रखा है. और अलग अलग बेसिक एजुकेशन सिस्टम में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्किल्स सिखाई जाएगी बच्चे को, जैसे कि स्पिनिंग एंड वीविंग, कारपेंट्री, मेटल वर्क, एग्रीकल्चर, फ्रूट एंड वेजिटेबल गार्डनिंग, लेदर वर्क और अदर जो लोकल क्राफ्ट होता है वो बच्चे को सिखाया जाएगा, जिसमें फिजिकल इन्वायरमेंट, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, क्राफ्ट वर्क,
ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगी। बेसिक क्राफ्ट जो है ये सारी चीज़ें आपकी स्किल्स जो है वो रिलेटेड स्किल्स जो है वो आपका यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। नाउ 2.1.1 इज अ मुदालियर कमीशन 1952 to 53। सो मुदालियर कमीशन को हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, जो कि आपका 1952 to 53 में आया है। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन है ये कंप्लीट यूनिट है बाय इटसेल्फ एंड नॉट merely अ प्रिपरेटरी स्टेज दैट द एंड ऑफ दिस पीरियड द स्टूडेंट शुड बी इन अ पोजीशन, है ना। तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है मुदालियर कमीशन का। ओके, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है अनफॉर्चुनेटली फॉर इन्होंने एक पर्पस स्कूल जो है मल्टीपर्पज़, एक सेकेंड, ओके, मुदालियर कमीशन ने रिकमेंड करा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज को एट द सेकेंडरी स्टेज। इसी वजह से मल्टी पर्पस स्कूल जो है बनाए गए, लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से, लैक ऑफ प्रॉपर एप्रिसिएशन की वजह से ये चीज़ आगे नहीं बन पाई, ठीक है, और ये चीज़ जो है वहीं पर ख़त्म हो गई। 2.1.2 इज अबाउट रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन 1964 to 66। सो द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, जिसे हम कोठारी कमीशन कहते हैं, उन्होंने अप्रिशिएट करा फिलॉसफी ऑफ बेसिक एजुकेशन को, ठीक है, that in actual practice basic craft is woven around indigenous craft of the village employment pattern and was not suited to a society launched on industrialization based on science and technology। तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन वर्क एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द 4 बेसिक एलिमेंट्स, जैसे कि जो कि है लिटरेसी, न्यूमरेसी, वर्क एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। तो कोठारी कमीशन ने डिफाइन करा कि वर्क एजुकेशन जो है वो पार्टिसिपेशन है इन प्रोडक्टिव वर्क इन स्कूल, इन द होम, इन अ वर्कशिप और ऑन अ form in a factory or any other productive situation। So concept of work education ये essentially similar है educational thinking of महात्मा गांधी से, है ना। तो कोठारी कमीशन ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। सैलिएंट फीचर्स देखे एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 कोठारी कमीशन की, वो क्या है। तो इन्होंने कहा कि वर्क एजुकेशन इफेक्टिव टूल है एजुकेशन का, ये हेल्प करेगी इन डिक्रीजिंग द गैप बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड मैनुअल वर्क। ओके, ये हेल्प करेगी द एंट्री ऑफ यूथ इनटू द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट ईजियर, है ना। नेक्स्ट वी हैव इट विल हेल्प द स्टूडेंट्स, ये हेल्प करेगी बच्चों को टू डेवलप insights to productive processes and applying the principle of science and hence raising national productivity। ये help करेगी to develop the habit of performing hard and responsible work। Work education help करेगी to develop social and national integration by strengthening the link between the individual and the community। ये well organized program है work education का, at least from the higher primary stage। ये result करेगी in earning for the student कि बच्चा जो है वो कुछ earn कर पाए, कुछ कमा पाए। ओके, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एट द लोअर स्टेज, प्राइमरी स्टेज जो है बच्चा ट्रेन हो पाएगा टू मेक यूज़ ऑफ देयर हैंड्स, कि बच्चा जो है अपने हाथों का यूज़ कर पाएगा बाय इंश्योरिंग देयर इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। सीनियर स्टेज पे बच्चा जो है वो टेक्निकल थिंकिंग और क्रिएटिव कैपेसिटीज जो है वो अपने अंदर ला पाएगा। लोअर प्राइमरी क्लासेस में सिंपल हैंडवर्क करवा सकते हैं और अपर प्राइमरी क्लासेस में हम एक क्राफ्ट या एक्सपीरियंस करवा सकते हैं इन रियल लाइफ सिचुएशंस। सो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इन्होंने रीइंट्रेटेड करा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव को एज मेंशन इन द रिव्यू कमिटी ऑफ 1977, लेकिन इन्होंने रीनेम्ड करा इसको एज वर्क एक्सपीरियंस। तो हमने देखा होगा कि आपने सिलेबस में, आपके जो सिलेबस है उसमें वर्क एजुकेशन को वर्क एक्सपीरियंस के नाम से लिखा हुआ है। इवन आपका जो DLED डाइट की तरफ से आपकी डेटशीट आई है उसमें भी वर्क एक्सपीरियंस का एग्ज़ाम दे रखा है। तो ये कैसे पढ़ा, तो NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने वर्क एजुकेशन को वर्क एक्सपीरियंस नाम दिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट लेड डाउन द फॉलोइंग पॉलिसी स्टेटमेंट, जो कि रेफर्ड होते हैं एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस नाउ एज वर्क एजुकेशन। सो वर्क एक्सपीरियंस व्यूड होता है एज पर्पसिव और मीनिंगफुल मैनुअल वर्क, जिससे बच्चा जो है वो कुछ सीखेगा, कुछ सीखने को मिलेगा और गुड्स और सर्विसेज यूजफुल होगी टू द कम्युनिटी, इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल कंपोनेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन टू बी प्रोवाइडेड थ्रू वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ग्रेडेड प्रोग्राम। ठीक है, तो इधर ही हमारा वर्क एक्सपीरियंस खत्म होता है। तो प्री वोकेशनल प्रोग्राम हम जो लोअर प्रोवाइड कर सकते हैं द लोअर सेकेंडरी स्टेज, वो ऐसा है जैसे कि हम कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वर्क एजुकेशन की। ये अंडरलाइन करता है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क को
ये इंस्टिल करता है द डिग्निटी ऑफ वर्क, ये डेवलप करता है द एबिलिटी ऑफ डूइंग हार्ड वर्क एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन देम। ये ऑर्गेनाइज करता है एज लर्निंग प्रोसेस, प्रोडक्ट produced or service for the community will be useful to the society। एक्टिविटीज़ जो है वो बेस्ड होती है ऑन द इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड लेवल एंड नीड्स ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट वी हैव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। According to National Curriculum Framework NCF, school curriculum from the pre-primary to senior secondary should be reconstructed to realize the pedagogical potential of work in knowledge acquisition, developing values and multiple skill formation। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी सारे जो आपके कमीशंस है, NCF है, NPE है, ये सारे ही रिकमेंड कर रहे हैं वर्क एजुकेशन को, और वी कैन से लेबर वर्क को या बेसिक एजुकेशन को। ओके, इम्पॉर्टेंट फीचर देखें NCF 2005 का, तो वर्क एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी होनी चाहिए, वर्क और एकेडमिक लर्निंग एक्टिविटी सिमिलरनेस कोलोकेटेड होनी चाहिए, जिससे कि enhancement of creativity methods or tools होगा of doing work। This work also help the children who are alienating from the cultural roots to bond them again through work education। Work education productive activities complexities को increase करती है from difficult to simple to difficult। जो रोल होता है टीचर का should be associate himself with work education while students are performing। There is no exploitation of children in the inclusion of work within the school। Community of teachers or children should effortlessly graduate the practice of participation in household work। The knowledge gained or acquired during productive work is able to apply in transferring of learning in all the stages of education। Work education will develop ethical values and multiple skill formation। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है डेवलपमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन इन सम अदर कंट्रीज़। तो ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और बहुत कम चांसेस होते हैं इसके एग्ज़ाम में आने के, तो हम ये वाला टॉपिक को स्किप कर रहे हैं। बट इफ़ यू वांट टू सी दीज टॉपिक्स, तो आप अपनी बुक से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला है, वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़ फॉर क्लासेस 1st to 2nd। ओके, तो एरिया फूड के बारे में देखें तो फूड में हम बच्चे को ऑब्जर्वेशन करवा सकते हैं, एग्रीकल्चर और वेजिटेबल ग्रोइंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। नेमिंग द डिफरेंट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स करवा सकते हैं, नेमिंग द डिफरेंट सीरियल्स, आइडेंटिफाइंग देम विद देयर कलर्स, साइजेस, शेप्स एंड टेक्सचर्स। ऑब्जर्वेशन करवा सकते हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल और मिड डे मील, ऑब्जर्वेशन करवा सकते हैं मील प्रिपरेशन की। ओके, हेल्थ एंड हाइजीन में टॉपिक में देखें तो ऑब्जर्व करवा सकते हैं एडल्ट को एट होम विद रिगार्ड टू पर्सनल क्लीनलीनेस एंड पार्टिसिपेटिंग इन देम। फॉर एग्जाम्पल, माउथ वॉश करना, ब्रशिंग ऑफ टीथ, कॉम्बिंग ऑफ हेयर्स, वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग और वियरिंग क्लीन क्लोथ्स और यूनिफॉर्म फॉर स्कूल। ऑब्जर्विंग एल्डर्स को देखना कि वो कैसे हाउस को क्लीन कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्सप्लोरिंग एंड इनवेस्टिंग थिंग्स इन द क्लासरूम फॉर अस कीपिंग, दैट इज नॉट टू थ्रो वेस्ट मटेरियल, है ना। तो ये हम 1st और 2nd क्लास के बच्चे को करवा सकते हैं, और ये सब हमारा वर्क एजुकेशन में आता है। ऑब्जर्व करवा सकते हैं एल्डर्स को अबाउट द पॉलिशिंग ऑफ शूज़ एंड पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटी। शेल्टर की बात करें तो शेल्टर एरिया में हम ऑब्जर्व करवा सकते हैं बच्चे को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल, जैसे कि डोर्स, विंडोज़, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, चेयर, है ना, जो भी क्लास में होता है। फिर उसके बाद उनको हम कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों को क्लासीफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, शेप और साइज़, और हम कह सकते हैं कि उनकी प्रॉपर केयर रखिए इन प्लेसिंग एंड राइट प्लेस आफ्टर यूज़। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पेपर वर्क हम ऑरिगामी का यूज़ करके बच्चों से एनिमल्स, बर्ड्स, एरोप्लेन्स, ये सारी आइटम जो है वो बनवा सकते हैं। प्रिपेयर करवा सकते हैं मार्बल प्रिंटिंग और ड्राइंग शीट्स को, पुट करवा सकते हैं कवर ऑन बुक्स एंड कॉपीज़ विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। प्रिपेयर करवा सकते हैं पिक्चर्स विद वेजिटेबल्स प्रिंटिंग ऑन ड्राइंग शीट्स। क्लीन करवा सकते हैं क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर एंड रिमूविंग डस्ट फ्रॉम द टेबल और डेस्क। और वर्क करवा सकते हैं क्ले से, हम बच्चे को खिलवा सकते हैं, या फिर हम अलग अलग तरीके के आइटम्स क्ले से बच्चों से बनवा सकते हैं। लीफ प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी वर्क एजुकेशन में आती है। क्लोथिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ जो है, या फिर हम क्लोथ मार्केट बच्चे को लेके जा सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ में हम बच्चे को ऑब्जर्व करवा सकते हैं डेकोरेशन ऑफ द सराउंडिंग। ओके, या फिर हम क्या करवा सकते हैं, गार्लैंड्स फॉर डेकोरेशन, है ना। सिंपल पपेट्स बनवा सकते हैं बच्चों से और उनका यूज़ कैसे करना है ये बता सकते हैं। सिंपल टॉयज़ बच्चों से बनवा सकते हैं। पार्टिसिपेट करवा सकते हैं नेशनल फेस्टिवल्स में, या फिर पार्टिसिपेट करवा सकते हैं ग्रुप सिंगिंग में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम 1st, 2nd क्लास के बच्चे को करवा सकते हैं। 3rd to 5th क्लास के बच्चे को हम
वेजिटेबल्स को ग्रो करना सिखा सकते हैं, असिस्ट करना सिखा सकते हैं, असिस्टिंग द एडल्ट्स इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वाटरिंग करना, अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना, है ना, असिस्ट कर सकते हैं केटरिंग में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिड डे मील में कि बच्चा जाके डिस्ट्रीब्यूट करे मिड डे मील को। क्लोथिंग में हम पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, स्पिनिंग, है ना, बटन को कैसे स्टिच करना है वो बच्चे को सिखा सकते हैं, है ना, खुद के कपड़ों को कैसे क्लीन करना है, सिंपल टाई एंड डाई वर्क हम बच्चे से करवा सकते हैं। सिंपल टॉयज बच्चे को कैसे बनाना है, ओरिगामी का यूज़ करके बच्चा टियरिंग, कटिंग और पेस्टिंग कैसे कर सकता है। तो हम ये सारी चीज़ें ब्लॉक प्रिंटिंग, वेजिटेबल प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें बच्चे 3rd to 4th क्लास के बच्चे को सिखा सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे पपेट आप बनवा सकते हैं बच्चे से, कल्चरल शोज़ को अरेंज करवा सकते हैं, सोशल सर्विसेज में अलग अलग चीज़ें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं बच्चों को। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आराम से बिना सोचे समझे लिख पाए कि वर्क एजुकेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करवा सकते हैं। एरिया एनवायरनमेंट इंटीग्रेटेड ऑफ वर्क एजुकेशन विद ईवीएस, हम ईवीएस के साथ बच्चे का वर्क एजुकेशन जो है वो जोड़ सकते हैं, है ना। इसमें सारे आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, यू कैन रीड। आगे देखते हैं मिथ। वर्क एजुकेशन के कुछ मिथ्स भी है ना, अलग अलग मिथ्स है वर्क एजुकेशन के, तो हम इसके मिथ देखेंगे। प्रोग्राम जो है वो बुकिश है, बट रियलिटी ये है कि वर्क एजुकेशन प्रोग्राम बिल्कुल भी बुकिश नहीं है। इसमें एक्टिविटी होती है बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उस एक्टिविटी में। मिथ है कि अकॉर्डिंग टू सम, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वर्क एजुकेशन एक्टिविटी गुड सोशल हैबिट्स नहीं डेवलप करती है, बट रियलिटी देखें तो वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़ अलग अलग गुड सोशल हैबिट जो है वो डेवलप करती है, जैसे कि पंचुअलिटी, रेगुलरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिथ है कि वर्क एजुकेशन प्रोग्राम कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता है टू द स्टूडेंट्स, बट रियलिटी है कि वर्क एजुकेशन प्रोग्राम सिग्निफिकेंट है, इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम द गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू। टीचर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वर होता है स्टूडेंट का, और कुछ भी बच्चा गलत करता है तो टीचर हमेशा रेडी रहती है बच्चे को हेल्प और गाइड करने के लिए। मिथ है कि वर्क एजुकेशन प्रोग्राम ओनली रिलेटेड है टू द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन रियलिटी हमने देखी है कि हमने अलग अलग अभी हमने एक्टिविटीज़ देखी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करवा सकते हैं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये भी एक मिथ हुआ। ओके, रोल ऑफ टीचर के रोल की बात करें तो टीचर ऑफ ऑल सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द वर्क एजुकेशन प्रोग्राम because they are in a better position for implementing this program by associating themselves to their field of expertise. टीचर जो है वो should develop positive attitudes in the learners for better achievement. टीचर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा with environmental based on real life situation. Classroom territory has to be expanded over the whole environment for supplementing to classroom teaching. टीचर जो है बच्चों को इंकरेज करना चाहिए, टीचर को, कि बच्चा जो है अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करे और लर्न करे by doing. He should also help the student to estimate the cost of any model or productive activity. टीचर को हेल्प करना चाहिए स्टूडेंट को टू अडाप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चा खुद उस चीज़ को पहले सॉल्व करना सीखे। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर चेंज एज डेवलपमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन रिलेटिंग एजुकेशन टू प्रोडक्टिविटी, जिसमें हमारा प्रैक्टिकल एजुकेशन होता है, स्लॉट ट्रेनिंग होती है, मैनुअल ट्रेनिंग होती है, मैनुअल आर्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल आर्ट्स होते हैं, पार्ट वर्क और पार्ट स्टडी होती है, यूनिफाइड लेबर स्कूल्स होते हैं, सोशली यूजफुल लेबर्स होते हैं, एंड पॉलीटेक्निकल एजुकेशन होती है। ओके, सो सोशली यूजफुल वर्क फॉर 1st to 4th, तो बच्चे को खुद को कैसे, अपने प्रीमिसेस को आसपास कैसे क्लीन रखना है, वो सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन कैन बी अंडरस्टूड विद दिस फ्लो चार्ट। सबसे पहले हमारा आता है बेसिक एजुकेशन 1937 में, देन बेसिक क्राफ्ट 1938 में, देन आता है हमारा वर्क एक्सपीरियंस 1964 to 66 में, फिर हमारा आता है 10 ईयर स्कूल करिकुलम 1976 वर्क एक्सपीरियंस, 10 ईयर स्कूल रिव्यू कमेटी, SUPW वर्क एक्सपीरियंस NPE। ओके, तो इसमें हमारा क्या था, वर्क एजुकेशन। तो NCERT डॉक्यूमेंट नवंबर 2000 डेवलप करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन को, नेम्ड इट एज आर्ट ऑफ हेल्थ एंड प्रोडक्टिव लिविंग APHL एट प्राइमरी क्लास 1st to 5th एंड फॉर अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज वर्क एजुकेशन। देन हमारा आता है NCF 2005 जो है वो ड्राफ्ट करती है मेंशन एज वर्क एंड एजुकेशन, दैट इज वर्क एजुकेशन। अब हमारा आता है यूनिट 3 पेडागॉजी ऑफ वर्क एजुकेशन। तो पेडागॉजी का मतलब क्या होता है? पेडागॉजी मीन्स द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग।
है ना। सो इट रेफर्स टू द वे टीचर्स टीचर्स कि किस तरीके से टीचर जो है टीच कर रही है, क्या मेथड और स्ट्रैटेजी का यूज़ किया जा रहा है। चलिए देखते हैं इसको। सो एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने ये क्लियरली स्टेट किया है कि हमारा वर्क एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़ शुड बी इन अकॉर्ड विद द इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के, एबिलिटीज़ और उनके नीड के अकॉर्डिंग ये एक्टिविटीज़ जो है अरेंज करवानी चाहिए। तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स है या वी कैन से एरियाज़ है जो कि वर्क एजुकेशन में होने चाहिए, जिसमें कि है हेल्थ साइंस, ओके, फूड एंड न्यूट्रिशन, शेल्टर, क्लोथिंग, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, community work and social service. So there are three important component of syllabus of work education program at primary and upper primary level, जो कि हमारे हैं environmental studies and application, experimentation with materials, tools and techniques and work practice. Okay, देखो हमने ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी पढ़ ली है, देख ली है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी वर्क एजुकेशन में आ सकती है। ठीक है, जैसे कि वी कैन से सैनिटेशन में हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि अपने प्रीमिसेस को, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, खुद को क्लीन रखना है। सप्लाई एंड अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, बटन स्टिच करने बच्चे को सिखा सकते हैं। जो कुछ बेसिक चीज़ें होती है, कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, सो डैट अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि आप प्राइमरी क्लासेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, तो आप आराम से उन बिना कुछ सोचे समझे या कंफ्यूज हुए आप वो एक्टिविटीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ गिवन है आपकी बुक में। तो इंस्टेड इतनी सारी एक्टिविटी पढ़ने से कुछ एक्टिविटी जो आपको बिल्कुल पॉइंट्स पे लर्न हो जाए वो आप लर्न कर लीजिए, जैसे स्टिचिंग ऑफ बटन, वी कैन से पपेट शोज़, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लर्न हो सकती है ईजिली, तो ऐसी चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं। वैसे एक्सपेरिमेंटेशन विद मटेरियल, टूल्स एंड टेक्निक्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्पोर्ट मटेरियल्स के साथ बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हैंडलिंग ऑफ मटेरियल सच एज क्ले, ओल्ड न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, ओल्ड मैगजीन्स, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। सेफ हैंडलिंग ऑफ नाइफ, नीडल, सीजर्स, निटिंग नीडल्स एक्सेट्रा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। दिस इज़ वेरी बेसिक, इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं इसमें। ओके, आगे है हमारा वर्क प्रैक्टिस हम करवा सकते हैं बच्चे को, है ना। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वर्क प्रैक्टिस में। आप एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको दे रखी है कि क्या क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं, वही सेम एक्टिविटीज़ गिवन है जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी, जो क्लासेस के लेवल पे के अकॉर्डिंग हमने पढ़ी है कि फर्स्ट सेकंड में आप कैसे करवा सकते हैं, थर्ड फिफ्थ में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, वही सब है। तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं, पर डोंट गेट कंफ्यूज, कुछ ही एक्टिविटीज़ आप अच्छे से पॉइंट्स पे लर्न कर लो, क्योंकि बहुत सारी गिवन है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे हम वर्क एजुकेशन क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं बच्चों को इन द डेवलपमेंट ऑफ गुड वर्क हैबिट्स। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, बच्चों में स्किल्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, बच्चा इंजॉयमेंट के लिए बच्चों को हम ये करवा सकते हैं, अवेयरनेस के लिए बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंटल सैनिटेशन को डेवलप करने के लिए, अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, डिग्निटी ऑफ मैनुअल वर्क डेवलप करने के लिए, क्रिएटिविटी एंड इमोशनल ग्रोथ होती है वर्क एजुकेशन एक्टिविटी से। सोशल वैल्यूज़ हम इतनी बार देख चुके हैं कि बच्चों में सोशल वैल्यूज़ जो है वो डेवलप होती है वर्क एजुकेशन करने से। एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, हर चीज़ को आपको वी कैन से उसको अप्रिशिएट करना वर्क को, ये सारी जो वर्क एजुकेशन की एक्टिविटी से बच्चे में ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप होती है। लर्निंग फॉर्मेट में सबसे पहले हमारा आता है लेसन प्लान, एक्टिविटी प्लान। तो लेसन प्लान, वी ऑल नो लेसन प्लान क्या होता है कि जो टीचर को क्लास में पढ़ाना है, एक पूरे लेसन का पूरा प्लान होता है कि क्या क्या टीचर एक दिन में, एक लेक्चर में क्या पढ़ाने वाली है, ऑब्जेक्टिव क्या है उस चीज़ के, कैसे पढ़ाने वाली है, क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड करने वाली है, वो सब चीज़ें यहाँ पर होता है। तो डेफिनेशन में लेसन प्लान की आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। ओके, सो ये वही सारी चीज़ें हैं, इसको कुछ समझाने की भी ज़रूरत नहीं मुझे लग रही है। एडवांटेजेस देख लीजिए लेसन प्लान के कि ये क्या करती है। लेसन प्लान हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि टीचर को क्या पढ़ाना है बच्चे को। प्लानिंग जो है वो हेल्प करती है टीचर्स को कि टीचर कंटेंट को सीक्वेंस में अरेंज कर पाए। लेसन प्लान हेल्प करता है टीचर को इन नोइंग द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, कि
टीचर जो है टीएलएम बना सकती है इस पूरे लेसन को पूरा ओवरव्यू देख के। it helps teachers to organize the and systemize the learning process. Okay, then planning helps to avoid needless repetition। तो प्लानिंग जो होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है कि हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट ना करें। तो टीचर जो है वो नर्वस नहीं होती है अगर पहले से ऑलरेडी लेसन प्लान जो है टीचर ने बना रखा होता है, और टीचर अलग अलग तरीके से बच्चे को सिखा सकती है, अलग अलग वेज जो है वो टीचर सोच सकती है। ओके, सो लेसन प्लान, डॉक्टर BD भाटिया ने बोला है कि लेसन प्लान टीचर को देता है एश्योरेंस एंड देयरफॉर ग्रेटर फीडिंग इन टीचिंग। टीचर हु हैज़ प्लान्ड हिज लेसन वाइजली एंटर्स द क्लासरूम विदाउट एंग्जाइटी, है ना। एक टीचर ने, अगर आपने SAP में एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर होते हुए एक लेसन को पूरा आपने पढ़ रखा होता है, TLM बना रखा होता है, तो आपको एंग्जाइटी या नर्वसनेस फील नहीं होती होगी। बट यही अगर कोई टीचर आपको बोल दे कि बेटा आपको ये वाला पढ़ाना है, ये वाला लेसन पढ़ा दीजिए इंग्लिश का या मैथ्स का, तो थोड़ी सी नर्वसनेस, इवन आपको वो चैप्टर आता हो, इवन आपको वो चीज़ें सब पता हो, बट थोड़ी सी नर्वसनेस होती है बिकॉज यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। तो लेसन प्लान एक टीचर को प्रिपेयर कर देता है और टीचर को कॉन्फिडेंट कर देता है कि उसको सारी चीज़ें आती है एंड ही और शी कैन परफॉर्म इट वेल, और बच्चों को अच्छे से वो करवा पाएंगे। नेक्स्ट आता है द टीचर मस्ट पॉसेस द फॉलोइंग क्वालिटीज़ टू प्लान इफेक्टिवली। सबसे पहले ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की, मटेरियल्स की और एक्टिविटीज़ की। इंटीमेट नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द इन्वायरमेंट फोकस एंड हैव प्लेड अपॉन द लाइफ ऑफ द क्लास कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। एक थोरो कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द मेंटल प्रोसेस, ठीक है, विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द लॉस ऑफ लर्निंग। टीचर्स टेक्निक होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक नीड ऑफ लर्निंग सिचुएशन जो है वो बननी चाहिए। अंडरस्टैंड हाउ वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़ आर इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट। तो एक टीचर में लेसन को अच्छे से प्लान करने के लिए ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके, ये इतना कुछ ऐसे नहीं आता है, बेसिक सी चीज़ें आएगी, इतनी डीपली नहीं पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है लेसन प्लान के, जो मैंने आपको बताए हैं वही सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लिख दीजिएगा, ठीक है, और यू कैन रीड नए ऑब्जेक्टिव्स अगर इफ़ यू वांट। अब हमारे पास एग्जांपल है लेसन प्लान का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या लिया, एरिया, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, क्लास, पीरियड, ठीक है, कितने टाइम का पीरियड आपका लगेगा। जनरल ऑब्जेक्टिव ले लीजिए जो आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है, आप इनमें से कोई भी लर्न कर सकते हैं, 2 या 3 लिखना है आपको एग्जाम में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप कुछ भी, जैसे यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सैंडविच करवा रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द लेसन बच्चा क्या सीख जाएगा, तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर TLM अगर आपको यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लिखना है। देन वी यूज प्रीवियस नॉलेज, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस नॉलेज जो है वो बच्चे से पूछ सकते हैं। लिस्ट ऑफ मटेरियल गिवन है। फिर हमारा आता है यहाँ मेनली ये जो है हमारा टीचिंग पॉइंट आपको बताना है। टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे आप प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, जिसमें आप क्या करवा रहे हैं, फिर स्टूडेंट क्या कर रहा है, ब्लैक बोर्ड वर्क में आपने क्या करवाया, और इवैल्यूएट, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे आपका ये जो है बन जाएगा आपका लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान, और इफ़ यू वांट टू सी, आप देख सकते हैं अपने आपके बुक में, किसी भी बुक में आप पढ़ रहे हैं तो सारी बुक में आपके लेसन प्लान मेंशन होंगे, ठीक है। तो लेसन प्लान आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मंथली एंड टर्म वाइज प्लान विद फोकस ऑन लोकल रेलिवेंस। तो देखो ये बेसिक से चीज़ें आपको लगता होगा कि यार ये कहाँ ही यूज़ आएगी, कहाँ यूज़ होगी, बट जब आप एक स्कूल में जाएंगे, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेसन प्लान में भी बहुत कम स्कूल्स में बनाने को बोलते हैं, बट आपका मंथली एंड टर्म वाइज प्लान जो है वो हर स्कूल में बनाने को आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, टर्म वाइज प्लान होता है कि इस टाइम पे बच्चे को इतना हम करा देंगे। तो वर्क वेल प्लान इज़ वर्क हाफ डन। हमने अगर अच्छे से वर्क को प्लान कर लिया, उसका मतलब है कि हमने आधा काम तो अपना ख़त्म ही कर लिया, ठीक है। ऐसे हमारा होता है मंथली एंड टर्म वाइज फोकस ऑन लोकल रेलिवेंस। सो मेन पॉइंट्स इसके देखें तो मंथली प्लान और टर्म वाइज प्लान होता है इन वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आप देखिए जो मेन पॉइंट्स है जहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए वो ये है कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन टू द चिल्ड्रन। देन बच्चे को
चांस दीजिए कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करिए बच्चे को टू ऑब्जर्व देयर इन्वायरमेंट। बच्चे को हेल्प करना है देम परफॉर्म देयर रूटीन activities properly, being awareness about conservation of environment, helping in integrating experiences gained through different activities और helping children in acquiring कि बच्चे में बेसिक स्किल्स आए जो बच्चा अपने डे टू डे लाइफ पे परफॉर्म कर पाए। प्रिपरेशन फॉर टर्म वाइज प्लान ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नीड ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी, नीड ऑफ स्टूडेंट देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कॉर्पोरेशन फ्रॉम अदर टीचर्स एंड प्रिंसिपल ये अकॉर्डिंग होना चाहिए टू नेशनल फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल, बट सीजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं टर्म वाइज का फॉर क्लास 1, 2 एंड क्लास 3rd, 4th एंड 5th रिस्पेक्टिवली। क्लास 1st और 2 के लिए आपका ये देखो टर्म वाइज आपका दे रखा है, जिसपे हमने क्या डाल रखा है, हर एक मंथ का मंथली बेसिस का कर रखा है। अप्रैल में हमने ये 2 चीज़ें उठा ली, ये एक्टिविटीज़ करवा दी, ठीक है। मई में हमने शेल्टर टॉपिक उठाया और ये एक्टिविटी करवाई, जून में हमने ये उठाया, जुलाई में हमने ये उठा लिया, अगस्त में हमने ये उठा लिया। तो ऐसे टॉपिक्स जो है वो हम टर्म वाइज बनाते हैं, इससे ही हम कह रहे हैं टर्म वाइज प्लान, कि हमने पूरे टर्म का बना लिया है कि इस टर्म में हमें ये टॉपिक्स बच्चे को करवाने हैं। वहीं 3rd एंड 4th का आप देख सकते हैं, ये बनाने को भी दे दिया जाता है, तो सारे टॉपिक्स आप एक बार देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से आते हैं तभी बनाइएगा, नहीं तो जो दूसरे बेसिक क्वेश्चंस हैं उन्हें ही सॉल्व करना। ओके, हमारा नेक्स्ट आ जाता है अब, दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग्स जिसको आपको इतना डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ आएगा, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट, बट इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ आएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्क एजुकेशन एज अ टूल ऑफ पेडागोजी। तो पेडागोजी का मतलब होता है साइंस ऑफ टीचिंग, कि हम किस तरीके से क्या मेथड्स का यूज़ करके किस प्रोसेस से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सो वर्क एजुकेशन इज फॉलोज द प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एज अ टूल ऑफ पेडागोजी। तो कुछ जनरल प्रिंसिपल देखिए यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस को हम वी कैन से हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, लुकिंग विद लाइफ होना चाहिए, को रिलेशन होना चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन होनी चाहिए स्टूडेंट की, कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए और एक्टिविटी होनी चाहिए। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में देखें हम, तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन ऑब्टेनिंग द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, सो फॉलोइंग आर सम ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले ये प्रोसीड करता है नोन से अननोन में, जो बच्चे को पता है उससे जो बच्चे को नहीं पता उस तक। देन प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल चीज़ों से ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाता है, पर्टिकुलर से जनरल में जाता है, होल से पार्ट्स में जाता है, एंड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। ओके, देन टीचिंग लर्निंग मेथड्स रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन। तो ये कुछ टीचिंग लर्निंग मेथड्स है जो आप वर्क एजुकेशन में करवा सकते हैं। तो ये मेथड्स अच्छे से देख लीजिएगा, मेथड्स आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप सबको पता है मेथड्स, कोई ना कोई मेथड आपसे पूछ लिया जाता है, तो मेथड इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मेथड में हमारा है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें बच्चा जो है ऑब्जर्व करेगा। अभी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, शो वाला, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रोजेक्ट वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटीग्रेटेड एंड विजिट्स। सो ऑब्जर्वेशन मेथड, ये सारे मेथड्स आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, एक बार ऊपर से देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन आप कोई भी इस पर डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन डील्स विद द ओवर्ट्स बिहेवियर ऑफ पर्सन्स इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन। देन ऑब्जर्वेशन मेथड को हम इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो इम्पॉर्टेंट मेथड होता है नॉलेज को गेन करने का। ये गोल ओरिएंटेड होता है, नॉलेज गेन परमानेंट होती है। टीचर मोटिवेट कर सकता है स्टूडेंट को टू ऑब्जर्व द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ एन एक्टिविटी, है ना। तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, जिसमें बच्चा जो है ऑब्जर्व करके सीख रहा है, कुछ भी सीख रहा है। देन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, जिसमें टीचर जो है वो शो करती है और बच्चा फिर उस चीज़ को करता है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो करके दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन इम्प्लाइज टू शो। सो एडवांटेजेस देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। बेसिक रूल्स और स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ये इजीली हम कंडक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक्टिविटी नीड्स मोर प्रिकॉशंस टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड सेफ्टी
सर्टेन इक्विपमेंट कॉस्टली होते हैं, ठीक है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीइंग, ऑब्जर्वेशन, हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये मेथड फास्ट होता है और टेक लेस टाइम लेता है, क्लास में कम टाइम लेता है। डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में हमारा स्टूडेंट्स डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड इन्वेस्टिगेटिंग कैपेबिलिटीज़। ये हेल्प नहीं करता है इन डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स, ये डेवलप नहीं करता है साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट्स। ये बेसिकली टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है जिसमें टीचर ही शो कर रही है, और ये मेथड प्रॉपर नहीं है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। स्टूडेंट कैन मोस्टली पैसिव लिसनर, ठीक है। अब अगर टीचर जो है वो सिर्फ टीचर ही शो कर रही है तो बच्चा जो है वो पैसिव लर्नर हो सकता है, बच्चे की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। थर्ड है हमारा एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल मेथड। सो एक्सप्लोरेशन मीन्स हमारा रिसर्च, दैट इज टू रिसर्च, टू डिस्कवर, एंड इट implies to find, and in work education to find objects, material, tools, equipment, identifying different production and service oriented activity going in the neighborhood of school, home, field, village, etc. तो ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है, आप कोई भी इसमें लर्न कर सकते हैं। आपकी डेफिनेशन अब देखो, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं लाइक लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा जो है करके सीखेगा। एक्टिवनेस होती है स्टूडेंट्स की इस मेथड में। साइकोलॉजिकल ये बहुत ही अच्छा मेथड है क्योंकि ये बच्चे जो है उसका इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और आपका वी कैन से डेवलपमेंट होती है बच्चे में स्किल्स की। ये साइंटिफिकली भी बहुत अच्छा है क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में वर्क करता है। मेरिट्स की बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और जॉयफुल है, ठीक है। ये बेस्ड है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बच्चे में एक्वायर कर देता है। ग्रेट स्कोप है इंडिपेंडेंट वर्क और इंडिविजुअल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ऑल्दो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बट ड्रॉबैक्स भी कुछ है कि इट इंक्वेट्स द स्टूडेंट विद फैक्ट ऑफ मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट। इसमें पूरी अच्छे से प्लानिंग और सुपरविजन चाहिए होती है। स्टूडेंट में जस्ट प्ले विद इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। बच्चे हो सकता है कुछ बच्चे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलते ही रहे। टीचर विल बी रिक्वायर्ड टू पे इंडिविजुअल अटेंशन, हर एक बच्चे पे अटेंशन बच्चे को प्रॉपर मिलनी चाहिए इस मेथड में। सो ये इतना भी आसान मेथड नहीं है क्योंकि हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मेथड में कि टीचर जो है बच्चे को प्रोजेक्ट देगी, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देगी और बच्चा जो है उस पर रिसर्च करके चीज़ें लिखेगा, ठीक है। तो हर एक प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है ना। सोशली डिज़ायरेबल वैल्यू बच्चे में जो है वो डेवलप करता है, लीडरशिप डेवलप करता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें, आई डोंट नो इसको पढ़ाना भी चाहिए या नहीं चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्रोजेक्ट मेथड के मेरिट्स क्या है? ये डिग्निटी ऑफ लेबर अपहोल्ड करता है, ठीक है। ये बच्चे की लीडरशिप क्वालिटीज़ बच्चे की होती है। इसमें बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है ना। बट ड्रॉबैक्स में हमारा क्या है कि ऑल द वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी टॉट। सारी वर्क एजुकेशन एक्टिविटी हम नहीं सिखा सकते हैं। स्टूडेंट जो है डू नॉट रिक्वायर स्किल एंड एफिशिएंसी। देयर इज़ नो सेविंग ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट। सिस्टमैटिक और कंटिन्यूस टीचिंग नहीं पॉसिबल होती है। प्रोजेक्ट इज़ लाइकली टू बी कॉस्टली। रोल ऑफ टीचर इन द प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ से आप कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो प्रिपेयर करता है पीपल को टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। ये मेथड इन्वॉल्व करती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को। ये सेल्फ एफर्ट बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज़ अ मेथड ऑफ लर्निंग बाय सेल्फ एफर्ट। इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, है ना। साइकोलॉजिकल मेथड है ये। तो ऐसे ही मेन चीज़ें बस यही है। उसके बाद ड्रॉबैक्स देखिए इसकी, तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। ये मेथड नहीं सूट करता है टू द स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लासेस। इट्स लिमिटेशन आर लार्जली ड्यू टू इट्स इनइफेक्टिव यूज़, ठीक है। दे आर लिमिटेशन ऑफ टीचर बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू थिंक रिफ्लेक्टिवली। टीचर्स बर्डन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवियर हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेटेड मेथड। इंटीग्रेटेड मेथड का मतलब होता है व्हेन टू और मोर टीचिंग मेथड आर इंक्लूडेड इन टीचिंग अ टॉपिक और डूइंग अ वर्क एक्सपीरियंस एक्टिविटी। दैट इज़ दो से ज़्यादा मेथड जो जब हम यूज़ करते हैं कुछ भी पढ़ाने के लिए तो हम उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड मेथड, ठीक है। जैसे दो मेथड्स को हमने यूज़ कर लिया एक ही टॉपिक को पढ़ाने के लिए, दैट इज़ अवर इंटीग्रेटेड मेथड। नेक्स्ट इज़ विजिट्स और फील्ड ट्रिप और एजुकेशनल एक्सकर्शन। सो एक फील्ड ट्रिप और एजुकेशनल एक्सकर्शन प्लान विजिट होता है टू अ पॉइंट और अ प्लेस और अ कम्युनिटी आउटसाइड अ रेगुलर क्लासरूम, ठीक है। इसमें जाके बच्चा जो है वो कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। और बच्चा
लाइव चीज़ें जो है वहाँ पर देख पाता है, और उससे ही बच्चे में वी कैन से बच्चा बहुत ही ज़्यादा सीख पाता है। इसकी लिमिटेशन देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है टीचर के लिए सेलेक्ट करना कौन सी जगह कहाँ बच्चे को लेके जाना चाहिए। सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट कवर नहीं हो सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। ये थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, और प्रॉपर इसमें वी कैन से प्रॉपर अटेंशन की ज़रूरत होती है एज हम कहीं बाहर लेके जा रहे हैं बच्चे को। सो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट यूनिट 3। यूनिट 4 देखिए आप। यूनिट 4 हमारी है इवैल्यूएशन एंड वर्क एजुकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। इसमें मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि CCE बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब कहा है तब ये आपका एग्ज़ाम में आया है। तो CCE का कोई भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट का पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ अच्छे से देखिएगा। इवैल्यूएशन वर्क एजुकेशन में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आ गया। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली हमें बच्चे का इवैल्यूएशन करना है। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया तो हम अब वो 5-6 महीने बाद इवैल्यूएट करेंगे बच्चे को, नहीं। कंटिन्यूसली हर एक क्लास में हमें बच्चे को इवैल्यूएट करना है, चाहे वो ऑब्जर्व करके हम करें या बच्चे से ओरल कुछ पूछ ले, या किसी भी तरीके से हम बच्चे का इवैल्यूएट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि हम एक ही चीज़ में सिर्फ पढ़ाई में नहीं बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे, हर एक चीज़ में बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चा कैसा क्लास में परफॉर्म कर रहा है, बच्चा ड्राइंग कैसे कर रहा है, बच्चा एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहा है, ठीक है, बच्चा हमसे कैसे बात कर रहा है, एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ में बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे, सिर्फ पढ़ाई में नहीं करेंगे। तो यही हमारा होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो आप यहाँ से कोई भी डेफिनेशन इवैल्यूएशन की लर्न कर सकते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हम बच्चे को जज कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि बच्चा कितना आगे बढ़ पाया है, बच्चे की कितनी डेवलपमेंट हो पाई है, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कंक्लूजन कि इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इवैल्यूएशन इंटीग्रल पार्ट होता है एजुकेशन प्रोसेस का। ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से। लर्नर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिजल्ट इफेक्ट द फ्रेमिंग ऑफ फ्यूचर प्रोग्राम, ठीक है। जो पर्पस होता है इवैल्यूएशन का इज़ टू गिव डिसीजन रिलेटेड टू द नेचर, लेवल एंड डायरेक्शन ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन देखें तो सबसे पहले सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, फिर सेलेक्ट करेंगे इवैल्यूएशन टेक्निक को, यूज़ ऑफ टेक्निक एंड मेकिंग रिजल्ट्स, एक्सप्लेनेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट, फिर फॉलो अप हम करते रहेंगे उसको। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, सो इवैल्यूएशन relates to all thoughts of a person, attitude, behavior, expectation and understanding. Okay, varies assessment क्या होता है, is related up to the changes in the behavior which can be recorded and measured. तो evaluation जो है हम we cannot measure evaluation, but हम assessment में हम चीज़ों को measure कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, बहुत बड़ा होता है, और असेसमेंट जो है उसका एक पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है। ओके, नाउ सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है कि बच्चा खुद को सेल्फ असेस कर रहा है ना। सो फीडबैक लीडिंग टू द रिविजन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस शुड कॉन्स्टेंटली बी अवेलेबल विदाउट एग्जाम एंड इवैल्यूएट बीइंग यूज्ड एज अ थ्रेट टू स्टडी। तो ये सब। नाउ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड वर्क एजुकेशन। The evaluation process should be such that the children should learn to work, gain knowledge and learn. वर्क एजुकेशन में जो ऑब्जेक्टिव होता है इवैल्यूएशन का इज़ नॉट टू डिक्लेयर दैट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज़ फेल, कि एक बच्चा जो है वो फेल है या पास है, ये नहीं ऑब्जेक्टिव होता है वर्क एजुकेशन में, और बिलोंग्स टू सुपीरियर कैटेगरी और एवरेज और इन्फीरियर, बट इट इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स हाउ ही इज़ लर्निंग, कि वो कितना लर्न कर रहा है, कैसे लर्न कर रहा है। एडवांटेजेस देखें कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। तो CC हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू वर्क होल हार्टली एंड ट्राई टू इम्प्रूव मोर एंड मोर। ये हेल्प करता है टू एलिमिनेट द चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स ऑफ बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट। ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इज जॉयफुल होता है लाइक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। CC डायग्नोस्टिक होता है और रेमेडियल होता है इन नेचर। ये इनकलकेट करता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द स्टूडेंट। एज द स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूसली असेस्ड, दे पुट मोर एफर्ट इन देयर इम्प्रूवमेंट। The desired objective can be achieved in better and easy way.
है ना। टीचर जो है वो उसको भी बच्चे की वीकनेसेस जो है, स्ट्रेंथ जो है वो पता चल जाती है। CC ऑल्सो डेवलप द कैपेबिलिटी फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन, और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। सो बच्चा जो है, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। ओके, देन जो मेन चीज़ है हमारी, ये आपका आ गया है दैट CBSE हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ न्यू इवैल्यूएशन सिस्टम ऑफ CCE, जो कि है एक स्कोलिस्टिक, एक है को-स्कोलिस्टिक। स्कोलिस्टिक असेसमेंट में आपके असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं इन करिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और एडिशनल सब्जेक्ट जो भी होती हैं ऑप्शनल वो, तो वो हमारा होता है स्कोलिस्टिक असेसमेंट, जिसमें बच्चे के जो स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं करिकुलम के मेन, वो हम उसको असेस करते हैं। बट को-स्कोलिस्टिक असेसमेंट में वो एरियाज होते हैं जैसे कि जो कि आपके हेल्प करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम दो चीज़ों का, दो कैटेगरीज में हम असेसमेंट लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सेकेंड वन इज़ समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है, समेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है, अब देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जो ड्यूरिंग सेशन हम बच्चे का जो असेस करते हैं बच्चे को, वो हमारा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, हम ये करते रहते हैं। बट समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जो हम एंड ऑफ द सेशन जब हम बच्चे को असेस करते हैं, लाइक एग्ज़ाम लेके हम बच्चे को असेस करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, तो वो होता है समेटिव। अब इसको लर्न करने का एक बहुत ही ईजी तरीका है। समेटिव मतलब समरी का मतलब क्या होता है, जब हम पूरे लेसन को एक बार पूरा समरी उसकी दे देते हैं, पूरा पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम समरी देते हैं उसकी। तो वैसे ही जब बच्चे को पूरा पढ़ा दिया है, तब हम उसका समेटिव असेसमेंट ले रहे हैं एंड ऑफ द सेशन में। ठीक है, तो ये इससे आपको डिफरेंस याद रहेगा कि समेटिव मतलब समरी, तो हम समरी जो है एंड ऑफ द सेशन में ही करते हैं। तो जो समेटिव असेसमेंट है वो एंड ऑफ द सेशन में होती है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्म कर रहे हैं हम बच्चे को, अभी बना रहे हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम उस चीज़ को ड्यूरिंग द सेशन हम बच्चे को असेस करते रहते हैं। को-स्कोलिस्टिक असेसमेंट में हम को-स्कोलिस्टिक एरियाज और को-स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज़ देखते हैं, लाइफ स्किल, थिंकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, ठीक है, और कोई भी किसी भी तरीके से हम बच्चे को असेस कर सकते हैं इसमें। लिमिटेशन देखिए कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, तो हायर प्यूपिल टीचर रेशियो इसमें आ जाता है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसीज होती है टीचर में, वेरिएशन ऑफ लर्नर्स ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस, लैक ऑफ टाइम होता है, इतना टाइम नहीं होता है टीचर के पास कि वो असेस करे, और लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स होता है CC में। ओके, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, तो ये डिफरेंस आप अच्छे से देख लीजिएगा। और स्कोप जो एग्जामिनेशन का होता है वो लिमिटेड होता है इन कंपैरिजन टू द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बहुत ही वास्ट होता है। एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि आपके जो एनुअल या 6 मंथ्स या मंथली जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो, बट इवैल्यूएशन का मतलब होता है जो कि कंटिन्यूसली हो रहा है और हर एक बच्चे के हर एक फील्ड में हो रहा है, हर एक हम किसी भी चीज़ में बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो यही मेन डिफरेंस होता है एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन का। एग्जामिनेशन जो है वो हम कभी भी ऐसे रिटर्न ले सकते हैं, ओरल ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें बच्चे को असेस कर रहे हैं हम उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग। बट इवैल्यूएशन में बहुत ही वास्ट होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट क्या है, यूजफुल टेक्निक होती है, इसमें कोई भी आप डेफिनेशन लर्न कर लेना अचीवमेंट टेस्ट की। देन पोर्टफोलियो में बच्चे का काम जो है वो रखा जाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है पोर्टफोलियो की, कि पोर्टफोलियो कलेक्शन ऑफ वर्क होता है जो कि बच्चे करते हैं इन सर्टेन ड्यूरेशन। फोटोग्राफ ऑफ आर्टिकल क्रिएटेड फॉर एग्जीबिशन फॉर सम फेस्टिवल कैन एनरिच द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मेक द प्राइमरी रिकॉर्ड्स अवेलेबल ऑफ अबाउट क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। एक्यूरेट प्रूफ होता है डेवलपमेंट के बच्चे की, तो बच्चा जो है वो शो कर सकता है अपनी क्रिएटिविटी को इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा तरीका होता है इवैल्यूएट करने का बच्चे की, कि बच्चे ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या किया है ड्यूरिंग दी सेशन। प्रैक्टिकल फाइल्स बनवा सकते हैं हम बच्चे से, है ना। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली तो नहीं है। ओके, अब हमारा आ जाता है यूनिट 5 में बहुत
ऐसे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आपके इम्पॉर्टेंट है और चांसेस है, और मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को स्किप कर रही हूँ जो बहुत ही कम चांसेस है जिनके आने के, और उनको पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए देखते हैं यूनिट 5 वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़। ये वो ही यूनिट है, ये वो ही सारी चीज़ें इसमें हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपका जो फर्स्ट या सेकेंड यूनिट में आपका दे रखा था क्लासेस के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग, कि आप बच्चे को फर्स्ट सेकेंड क्लास के बच्चे को क्या क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे को क्या क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं वर्क एजुकेशन में, वो ही चीज़ है इसमें पूरा, ऐसा कुछ अलग नहीं है। कुछ अलग होगा तो चलिए वो देखते हैं। मैनुअल वर्क हम देख चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़ हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें कुछ न्यू नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपकी न्यू है, डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एक्टिविटीज़ एंड इलेक्टिव एक्टिविटीज़। तो दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है, एक होती है एसेंशियल एक्टिविटी, एक होती है इलेक्टिव एक्टिविटी। एसेंशियल एक्टिविटी का मतलब होता है कि एट प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स दे आर नॉट मैच्योर्ड एंड आर इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 years ऑफ एज, दैट इज क्लास 1st to 5th, एंड दे आर स्टिल एट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेज। तो ये एक्टिविटी जो होती है वो सिंपल और इंजॉयबल होती है ना, जिसमें बच्चा जो है कंफ्यूज ना हो, बच्चा जो है वी कैन से ऐसा कुछ भी बच्चे को ना दिखे जो उसको उसकी डेवलपमेंट को रोके। तो एसेंशियल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि बच्चे में एक गुड हैबिट जो है वो डेवलप करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती है, बच्चे की डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती है और छोटे बच्चों के लिए ये होती है। बट इलेक्टिव एक्टिविटीज़ जो होती है वो बड़े बच्चों के लिए होती है जिनका एज ग्रुप 11 to 14 है। इसमें इसका ये पर्पस होता है, इलेक्टिव एक्टिविटीज़ का पर्पस होता है कि बच्चे में स्किल डेवलप करनी है, ठीक है। बट एसेंशियल एक्टिविटीज़ का हमारा क्या पर्पस है कि बच्चे में गुड हैबिट जो है वो डेवलप करनी है। बट इलेक्टिव एक्टिविटी का पर्पस है कि बच्चे में हमें स्किल डेवलप करनी है, बस यही मेन डिफरेंस है इसमें, और कुछ नहीं है। और ये पूरा चार्ट आप पढ़ लीजिएगा, इन दोनों में से कोई भी आया आप लिख दोगे। अब आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ एसेंशियल एक्टिविटीज़ फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स। क्या इंपॉर्टेंस है? बच्चे में एक सोशल चेंज लाता है, गुड हैबिट का डेवलपमेंट करता है। एसेंशियल एक्टिविटीज़ सोशली यूज़फुल होती है, साइकोलॉजिकल डिज़ायरेबल होती है, ठीक है, एजुकेशनली यूज़फुल होती है। ये एक्टिविटी बच्चे को और कॉम्पिटेंट बनाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट चूजिंग वेकेशन। वर्क एजुकेशन एक्टिविटी हेल्प करती है बच्चे को टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, ठीक है। ये हेल्प करती है बच्चे को उसमें सोशल क्वालिटीज़ डालने के लिए, ठीक है। एसेंशियल एक्टिविटी डेवलप कम्युनिटी कॉन्शियसनेस। देन वी कैन से ये प्रोवाइड करती है नॉलेज ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स और वोकेशंस टू द स्टूडेंट, सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़ डेवलप करती है स्किल्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी। वर्क एजुकेशन एक्टिविटी हेल्प करती है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में। देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एजुकेशन एक्टिविटी इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। तो देखो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि ये इसका क्या है पर्पस प्रोग्राम का कि डेवलप करे साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्टिव एंड सोशली यूजफुल मैनुअल वर्क, है ना। कि बच्चे जो है, बच्चा जब एक चीज़ को देखता है कि हाँ यार इसमें भी कितनी मेहनत है, मैनुअल वर्क में भी कितनी मेहनत है, तो बच्चा जो लेबर होता है उनको रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। जो डिफरेंस आ गया है अपर क्लासेस और लोअर क्लासेस में, उसको ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इसमें यही इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, वन शॉट वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और फाउंड हेल्पफुल, ज़रा सी भी हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी टॉपिक आपको करवाना है तो आप जल्दी से लाइक करिए, क्योंकि हमारे पास आज का टाइम है, वी कैन डू इट। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क एजुकेशन एग्ज़ाम। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।